नमस्कार दोस्तों, साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ शुरुआत हो चुकी है भारत और चीन के नए सीमा विवाद की। जी हां, ये सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा है, सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। चीन की सेना जो है वो आक्रामक तेवर बनाए हुए है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना भी उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बॉर्डर पे नजर आ रही है। हालांकि पिछले साल हमें बड़ा नुकसान हुआ और हमारे बहादुर सीडीएस जनरल विपिन रावत का असमय निधन हो गया, जिससे हमें काफी क्षति पहुंची है। इसका दर्द अभी भी हमें बाकी है, लेकिन अब नए साल में और जिस तरह से चुनौतियां बढ़ रही हैं, आने वाले दिनों में क्या कुछ घट सकता है। भारत चीन सीमा का ये विवाद क्या युद्ध का रूप ले सकता है और भारत के लिए कितना ये महत्वपूर्ण और सतर्क रहने का समय है। इन तमाम विषयों पर ज्योतिषीय गणना के आधार पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, लगातार आपने इन विषयों को लेकर पूरे देश भर का ध्यान केंद्रित किया है। आपने पहले भी कई वीडियो इस पे जारी की हैं, जिसमें भारत के जो लोगों को बताया कि हमारी सीमाएं किस हद तक सुरक्षित हैं या कहाँ हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, और देश को एक होने की भी आपने अपील की है। मौजूदा दौर में जिस तरह से चीन की जो लगातार जिस तरह की जो गतिविधियाँ हैं हमारी सीमाओं पर, खासतौर पर अरुणाचल के नज़दीक, उससे आप किस तरह से देखते हैं, इसकी क्या परिणति हो सकती है? ज्योतिष गणना आपकी क्या कहती है? देखो, ज्योतिष गणना में यदि हम भारत को, चीन को, इनकी गणनाएं करते हैं तो ये तो निश्चित है कि जिस तरह से दिख रहा है चीन एक विस्तारवादी नीति अपनाकर चलता है और उसकी बनिया प्रवृत्ति से काम करता है, और वहाँ जो राजनेताओं को सिखाया जाता है तो सिखाया भी वहाँ पर यही जाता है कि हमें किस तरह से शासन करना है। जिसमें एक छोटी सी कथा आती है, उस कथा में वो ये संकेत देते हैं जैसे बंदर हैं, बंदर में से एक दो बंदर ही उछल कूद करने वाले होते हैं, मदारी उनको कंट्रोल कर लेता है, बाकी बंदर शांत हो जाते हैं। ऐसे ही राजनेता हैं, कुछ राजनेताओं को खरीद लो, बाकी लोग सब उनके पीछे पीछे चल लग जाते हैं, जनता नेताओं के पीछे होती है, तो वो राजनेताओं को खरीदने का काम करता है। व्यापारियों में जो एक अच्छा व्यापारी होता है उस व्यक्ति खरीद लेता है। जैसे पार्टियों में भी देखा, कोई व्यक्ति ज़्यादा उछल कूद करता है, बदनाम करने की कोशिश कराता है, दूसरे व्यक्ति उसको एक पद देकर चुपचाप बैठा देते हैं, बाकी लोगों पर शासन करते हैं। तो ये वहाँ एक कथा है, उस कथा के अंतर्गत वो काम करता है और उसमें सफल भी है। जिस तरह से उसने आसपास लोन दे देकर दूसरे देशों को एक कब्जा कर लिया, क्योंकि उन नेताओं को उसने पकड़ा, नेताओं को कुछ टुकड़े डाल नहीं पाते, इस पर धीमे से कब्जा कर लिया। भारत की भी 2015 तक यही स्थिति थी। आज जितना चीन का सामान आता था जाता था, इसी बार दीपावली पर 50,000 करोड़ का फटका लगा, तो मोदी सरकार ने उस चीज़ को समझा और बचाया। भारत आज सुरक्षित है, नहीं तो आज की खबरों में श्रीलंका पर भी उसकी कृपा दृष्टि है और श्रीलंका भी उसके अंडर में होता जा रहा है। पाकिस्तान को उसने कब्जे में कर ही लिया है, और कुछ देश ऐसे हैं जिसको उसने कर्ज दे देकर कब्जे में खरीद लिया। कर्ज देना, इसका मतलब हम उसको खरीदने जा रहे हैं। तो ये जो विस्तारवादी चीन की नीति है, वो भारत की तरफ भी उसी की यही निगाहें थी। यदि मोदी सरकार नहीं आती तो इससे पहले वाली सरकारें सब अमेरिका का विरोध करती थी, ये एक अमेरिका का समर्थन करते हैं। यदि यह दूसरी सरकार होती वो आज अमेरिका के विरोध में खड़ी होती। तो आज एक पूरा एशिया अमेरिका के विरोध में होता, अमेरिका फिर अकेला खड़ा वहाँ पर नजर आता। तो ये जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, ये ज्योतिषीय आकलन में इसका आकलन बहुत अच्छे से हो जाता है। और यही स्थिति है कि भारत चूँकि चीन का विरोध करता है तो भारत को टेंशन देने के लिए व्यवस्थाएँ करता है। और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान के जो टुकड़े कराए गए थे उसमें भी चीन का, रूस का एक बहुत बड़ा हाथ था कि यहाँ के मुस्लिमों को यहीं रखा जाए, जो नेहरू से कहकर उन्होंने रखवाया दिया है, और यहाँ हमारे न्यूसेंस क्रिएट कर दिए। वो अपने यहाँ के मुस्लिमों को 1% आगे नहीं बढ़ने देता, मारना ठोकना, जो अत्याचार करना सब कर लेता है, और कोई मुसलमान उनके मुस्लिमों के पक्ष में आवाज़ नहीं उठाता पूरी दुनिया में, क्योंकि सब उसके कब्जे में डरे हुए हैं। भारत में जरा सा भी होता है तो सब के सब इकट्ठे खड़े होने लग जाते हैं, तो ये भी उसी के द्वारा प्रायोजित होता है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं भारत को इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर करने की, भारत में विदेशी निवेश ना हो उसके लिए कमज़ोर करने की, उस तरह से वो प्रयास कर रहा है। वहीं अरुणाचल की सीमाएं सुरक्षित थी, उस पर उन्होंने टेंशन देना शुरू कर दिया। तो भारत यहाँ से लेके नेपाल, पाकिस्तान, पंजाब, जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, सब पर मैक्सिमम रूप से चीन और चीन के साथियों का ही देश है वहाँ पर, तो भारत को टेंशन देते रहते हैं। और तनाव का कारण भी यही है कि भारत की जो कुंडली है, उस कुंडली में पराक्रम स्थान पर 5 ग्रह हैं, लग्न स्थान पर राहु है। लगातार हम सोचते ही रहते हैं, हर बार हमें कुछ प्लानिंग करनी है, फिर कुछ करना है, तो उसमें लगे हुए हैं। तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार आप जो आकलन कर रहे हैं कि चीन भारत के खिलाफ लगा हुआ है
तो निश्चित रूप से भारत के अंदर भी लगा हुआ है और भारत के बाहर भी लगा हुआ है। अब तो उसने भारत के अंदर भी पर्टिकुलर मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम लोगों को उसने एक टारगेट बनाया है कि भारत में 30 करोड़ के लगभग ये लोग हैं, तो मुझे व्यापार मुस्लिमों के साथ करना है, हिंदुओं के साथ व्यापार नहीं करना है। उसने नई प्लानिंग शुरू कर दी है। तो उसके तहत आप जितनी भी मुस्लिम की दुकानें आप देखेंगे, चाइनीज़ माल सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास में है, जबकि चाइना का इतना विरोध हो रहा है। तो उसने ये इस तरीके की प्लानिंग तैयार की है भारत से युद्ध लड़ने की, छद्म युद्ध के साथ, बॉर्डरों पे और कहीं कहीं। तो ये परिस्थिति नेगेटिव ज़रूर हो रही है। कुंडली भी इसको दर्शाती है। भारत और चीन की कुंडली और विश्व की कुंडली को देखते हैं तो वहाँ भी यही स्थिति सामने आती है कि चीन इस प्रकार की हरकतों के लिए लगा हुआ है और लगातार भारत को कमज़ोर करने का वो प्रयास कर रहा है। अच्छा जी, चीन का ये अभी दावा आया है कि साहब अरुणाचल प्रदेश जो है वो पुरातन तौर पर हमारा हिस्सा रहा है। ये बहुत बड़ा उसकी तरफ से बयान आया है और जिस तरह से पेंगोंग झील के आसपास वो अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है, क्या लगता है कि इसके परिणाम हो सकता है आने वाले दिनों में? आज तो जी इसकी बात यदि हम करें ना तो भारत भी कह सकता है चीन हमारा हिस्सा है। यदि हम अशोक चंद्रगुप्त के टाइम चले जाएँ तो चीन हमारे अंडर में था। महाभारत कालीन में चले जाएँ, चीन इसकी ससुराल थी, पांडु की ससुराल चीन थी। तो यदि हम उसकी बात करें तो चीन पे हम दावा ठोक सकते हैं कि यदि 5,000 साल पहले जाते हैं तो चीन हमारा हिस्सा था। तो अरुणाचल आएगा, फिर अंतर आएगा, आता चला जाएगा उन्हीं चीज़ों को लेकर कि हम भारत के हिस्से थे, भारत उसको लेकर आ सकता है। तो उसका दावा वहाँ कहीं झूठा नहीं है कि ये उसका हिस्सा था। वो तो धीमे धीमे बोल रहा है, दो टुक शब्दों में बोल देना चाहिए भारत हमारा हिस्सा है और लगातार उसको प्रयास कर लेना चाहिए। और भारत को भी दो टुक शब्दों में बोलना चाहिए चीन हमारा हिस्सा है। हम चीन पे हथियार की बात करें क्योंकि हम 5,000 साल पुराना इतिहास लेके आ जाएंगे, अशोक तक का, चंद्रगुप्त तक का इतिहास लेके आ जाएंगे। तो वहाँ भी जो अखंड भारत था वो चीन के उसमें था। तो जम्बू द्वीप है, भरत खंड है और ये द्वीप हैं, 9 द्वीप हमारे भारत के हिस्से हैं। बिल्कुल। तो उस दृष्टि से पूरा एशिया हमारा था यदि हम बात करेंगे। तो इस बात में कोई दम नहीं है कि ये उसका हिस्सा है। ये लड़ाई के लिए उकसाने की एक प्रक्रिया हो सकती है। तो यहाँ हमारे राजनेताओं को अपनी राजनीति का कुशल रणनीति का परिचय देना चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्थाओं में जनता गफलत में ना आए, उसके लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस इस समय हमलावर है मोदी सरकार के खिलाफ। उनका कहना है कि देखिए चीन अंदर तक घुसा आ रहा है भारतीय सीमाओं के, लेकिन मोदी सरकार जो है जवाब नहीं दे रही है। तो आखिर ये सवाल उठता है कि 1962 में जिस तरह से हमने युद्ध हारा था नेहरू जी के वक्त, उसके बाद से लेकर अब तक क्या हम अभी तक चीन के खिलाफ पूरी तरह से खड़े हो पाने में अक्षम रहे हैं? और आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से चीन जो है आगे बढ़ता रहा या इस तरह के दावे करता रहा या हमारी भारतीय सेना को उकसाता रहा, तो क्या हम सिर्फ कूटनीति स्तर पर ही इसको रोकते रहेंगे, बयानवीर बने रहेंगे, या वाकई में कुछ इसका कहा जा सकता है कि सामरिक तौर पर भी इसमें कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं? देखो, उस दृष्टि से हमें थोड़ा सा ज्योतिष की तरफ भी आना पड़ेगा और धर्म की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और आप और इनका कोई वो नहीं है। क्योंकि आप यदि देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आधी से ज़्यादा पार्टी तो चीन की बिकी हुई है, इन 4-5 साल में पूरा प्रूफ भी हुआ है। और जो देश के खिलाफ ही देश में खड़ा हो तो वो गद्दार से ज़्यादा उसको कोई बड़ी उपाधि नहीं दी जा सकती। वो सबसे बड़ी उपाधि उनकी वही है कि वो गद्दार है। क्योंकि देश की जिन्हें चिंता ना हो, आप एक सपोर्ट दें कैसे क्या करना है हमें, वो संसद में बैठते हैं, आप वहाँ इन चीज़ों पे चर्चा करें। वहाँ तो चर्चा करना नहीं, दंगे कर करा के हमें संसद खत्म करके काम को उलझाना है, फिर दूसरे बोलना है कि उसने ऐसा ऐसा कर दिया। मतलब आप सरकार कोई अच्छा काम देश में करना चाहे तो आप उसे उस तरह से उलझा दो कि आप काम ना कर पाएँ। तो ये विपक्ष का एक भद्दा सा रूप है जो बहुत ठीक नहीं है इसमें। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से हम यदि इस पर निगाह डालते हैं और विश्व की कुंडली पर इस समय निगाह डालते हैं तो विश्व की कुंडली अभी शुक्र की महादशा में चल रही है 2023 तक, जनवरी 2023 तक। शुक्र के बाद जब सूर्य की महादशा 30 जनवरी 2023 के बाद आएगी, तब युद्ध की तरफ आने वाले 7 साल होंगे। उसमें फिर परिस्थिति नेगेटिव हुई। हालांकि युद्ध 3 वर्ष से चल रहा है, ये कोरोना वगैरह सब छद्म युद्ध में के ही हिस्से हैं। और जिस तरह से वो देश को, अब जैसे श्रीलंका को खरीद लिया उसने, तो श्रीलंका पर उसने कब्जा कर लिया। सैनिकों की जरूरत तो इसे ना पड़ी। अब ये नहीं कि बंदूकों से ही आप खरीदे जाओगे, ये बंदूकें चलें, तोप चलें, तभी आप युद्ध को मानोगे। तो भारत में इतना आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, किसानों के नाम पे ये आंदोलन जीवी खड़े हो गए। दिल्ली में जो शाहीन बाग का आंदोलन था, ये सब चीन प्रायोजित आतंकवाद थे, आंदोलन थे। अब लोग ना समझें एक अलग बात है। तो उस दृष्टि से यदि इंडिया की कुंडली देखी जाए तो 2015 से 2025 तक हमारा प्रगति का समय है।
उसमें हम लगातार नए नए वेपन्स की खोज करेंगे। कृषि को हम बहुत अच्छा, भारत कृषि में तरक्की करेगा, विज्ञान में तरक्की करेगा। साथ ही अब देखा आपने मेडिकल के क्षेत्र में भी तरक्की हुई। कोरोना की वैक्सीन सबसे जल्दी हमने तैयार की, तो ये भी एक विश्व रिकॉर्ड इसी समय में तैयार हुआ। उस दृष्टि से देखते हैं तो भारत कहीं भी किसी स्थिति में कमज़ोर नहीं है। चाइना की स्थिति देखते हैं तो चीन बुध की महादशा में 26 सितंबर 2019 से, तो सितंबर 19 से ही चीन का विरोध से शुरू हुआ है। 19 से पहले चीन का विरोध पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता था। कोरोना आया, कोरोना का चक्कर मात खाया, फिर ताइवान, और जिस तरीके से अड़प नीति का जो सिद्धांत है पहले लोग समझते थे, विरोध नहीं करते थे, अब सारे दुनिया इसका विरोध कर रही है और चीन के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हुई है। अब चीन के सामने स्थिति ये है कि अपनी जनता को रोकने के लिए, क्योंकि राजनीतिक हिस्से हैं और बुद्ध जब चलता है तो बौद्धिक स्तर पर जनता को कंट्रोल करता है, तो जनता को बौद्धिक स्तर पर राजनीति कंट्रोल करे तो युद्ध के डर से, महंगाई के डर से, महामारी के डर से, भय के डर से जनता कंट्रोल होती है। तो वो काम कर रहा है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार इस तरीके के प्रयास कर रहा है कि एक पड़ोसी जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं भटक जाए। विपक्ष को इस तरह से वो कैप्चर करता है कि आप सत्ता पक्ष को भटका दें। तो ये उसके एक हिस्से हैं उसकी राजनीति के जो चल रहे हैं। क्या युद्ध की आशंका आपको दिखाई देती है? युद्ध की आशंका 2023 जनवरी के बाद जो सूर्य आएगा तब फिर पूरी दुनिया में एक होकर युद्ध की व्यवस्था होगी। 2023 जनवरी। नहीं, इस साल कोई युद्ध की आशंका? इस साल युद्ध की आशंका नहीं है, छोट-मोट ऐसी झड़पें टाइप की चलती रहेंगी। मतलब ये युद्ध भारत और चीन के बीच आमने सामने होगा या कुछ और भी देश इसमें शामिल होंगे? देखो, उस युद्ध की जब हम बात करते हैं, जो विश्व युद्ध की, अब जो तीसरे विश्व युद्ध की और दुनिया चल रही है, उसमें फिर चाइना ही अटैक करेगा सबसे पहले, जो उससे गलती होगी, और उसके बाद फिर सारा सिनेरियो चेंज होगा। कि वो एक अलग विस्तृत बात उस पर चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा है कि वो कैसा होगा। पर भारत और चीन की यदि बात करते हैं तो भारत चीन में ऐसे आसार नहीं है। चीन को भी पता है भारत को यदि उसने जीत भी लिया तो भारत उसकी इतनी दुर्गति कर देगा कि वो खड़ा होने के लायक नहीं बचेगा। भारत को भी ये पता है कि यदि हम आज युद्ध लड़ने जाते हैं तो आज जो प्रगति हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी। तो भारत भी ये हरकतें 2025 तक नहीं करना चाहेगा कि हमारी इकोनॉमिक स्थिति टूटे, क्योंकि हम 130 करोड़ लेकर घूम रहे हैं, यहाँ कम पॉपुलेशन नहीं है और वही स्थिति उसके साथ ही बनती है। तो युद्ध वहाँ, और ग्रह स्थिति भी ऐसी है कि अभी 2023 फरवरी तक जब तक केतु नहीं आ जाएगा बुध में तब तक चीन भी हरकत नहीं करेगा। तो जो भी काम होगा वो 20 फरवरी 2023 के बाद, विश्व की कुंडली में 30 जनवरी 2023 के बाद और भारत की कुंडली में 11 जुलाई 2023 के बाद ये स्थिति बनती है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का जो एवरेज आएगा वो फरवरी से अप्रैल मई जून के बीच आएगा, जो इस तरीके की स्थिति को दर्शाता है। चलिए एक प्रश्न और लेना चाहूँगा, तो क्या इस बीच जो है अगर 2022 की हम बात कर लें तो इस दौरान जो सेना, जो चीन की सेना जो आमने सामने रह रही है बात लगातार, तो वो क्या एडवांसमेंट करेगी? क्या कुछ हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों पे कब्जा कर पाने में कामयाब हो जाएगी, या आपको लगता है कि नहीं सिर्फ वो आंखें तरेरने का दौर दोनों तरफ से जारी रहेगा? ये कुल मिलाकर आंखें तैरने का ही इसमें मामला बनता है, क्योंकि उसको इसमें देखो सबसे बड़ा जो मामला भारत और चीन का आपने उठाया है, लेकिन ये एक्चुअली मुद्दा भारत चीन ज्योतिष के अनुसार नहीं आ रहा है। ज्योतिष के अनुसार मुद्दा ये आता है यदि भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया तब चीन का क्या होगा। तो चीन उस मुद्दे से भारत को लगातार भटकाने की कोशिश करता है, भारत के साथ में पाकिस्तान का युद्ध ना हो, क्योंकि पाकिस्तान का युद्ध हारना संकेत है कि यहाँ से चीन भी हारेगा। राम रावण के समय में एक जो अच्छे अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, कर्ण उन अस्त्र शस्त्रों को खरदूषण को दिया करता था। रामायण में उल्लेख भी यदि खरदूषण को जिसने हरा दिया वो लंका को जीत सकता है। इसका मतलब जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र उसके होते थे वो खरदूषण के पास होते थे। कुंभकर्ण दिया करता, कुंभकर्ण उसको दिया करता था। वही स्थिति यहाँ पर है। जो चाइना के पास अस्त्र शस्त्र, जैसे भारत ने एटॉमिक पावर का रिसर्च किया, दूसरे दिन ही पाकिस्तान ने कर डाला। पूरी दुनिया को ये नहीं पता था पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन वो बम पाकिस्तान का नहीं होकर चाइना का था। अब वो बात मैं 3-4 साल से आपसे बोल रहा हूँ, अब वो प्रूफ हो रही है कि वो बम ही पाकिस्तान का नहीं था, चीन का बम है, अणु बम जो है वहाँ का है। तो उसके जो अस्त्र शस्त्र हैं, अब आज हमारे आतंकवादियों के अस्त्र शस्त्र आते हैं, वो ही वहाँ से आते हैं। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर रहा है, भारत यदि पाकिस्तान पर अटैक करके अपनी परिस्थिति को मजबूत कर लेगा तो चीन की आधी से ज़्यादा स्थिति बहुत बिगड़ चुकी होगी, क्योंकि ताइवान उससे बाहर जा चुका है।
तिब्बत उससे बाहर जाने की ओर है। हांगकांग में लगातार उसके खिलाफ लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। तो ये परिस्थिति वो खुद अपने को 5-6 हिस्सों में टूटने से बचाने के लिए हरकतें कर रहा है, ना कि भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जनता को भगाना और भारत का ध्यान पाकिस्तान से हटाना, ये उसके 2 मकसद हैं और उस मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान की स्थिति थोड़ी सी अलग है और वो विपरीता होने वाली है। तो कहने के आचार्य राजेश जी ने साफ कह दिया है कि युद्ध की जो परिस्थितियां हैं वो 2022 में तो नहीं कतई बनेगी, लेकिन 2023 में इसकी आशंकाएं जो हैं वो ज़रूर यहाँ पे अपने सामने आएंगी। लेकिन उसका क्या स्वरूप रहेगा उसकी ओर इशारा आचार्य राजेश जी ने कर दिया है। और निश्चित तौर पर जो बातचीत से मैं समझ पाया हूँ आचार्य जी की, वो ये भी कि भारतीयों को इस समय आत्मनिर्भर बनने की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम अपना निर्भरता चीन के प्रोडक्ट से हटाएंगे, सरकार का छोड़ दीजिए, अपने खुद से भी अगर हम अपने आसपास के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, हमारे उद्योग हैं, उसको विकसित करेंगे, सरकारी नौकरियों की तरफ बाट जोड़ने के बजाय खुद स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ेंगे और दूसरों को रोजगार देने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर चीन क्या कोई और भी बड़ा मुल्क भी अगर हम पे टकराने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने में हम पूरी तरह से सक्षम होंगे। तो दर्शकों, आचार्य राजेश जी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं, आचार्य जी का मोबाइल नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर भी उन्हें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया फर्स्ट के ईमेल पर भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप कमेंट करके अपने विचार और अपनी जिज्ञासाओं से हमें अवगत करा सकते हैं। नमस्कार।